हेलो दोस्तों, आप सभी को राधे राधे श्याम श्याम। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे चैनल नॉलेज कॉर्नर पे। आज इस वीडियो में हम यूपी टेट 2026 के लिए सामाजिक अध्ययन वाले पोर्शन को जो है कवर करने वाले हैं। अब जितने भी लोग जो है एसएसटी से होंगे वो सामाजिक अध्ययन का एग्ज़ाम देंगे, और जो साइंस स्ट्रीम से होंगे वो मैथ और साइंस का एग्ज़ाम देंगे। तो इसमें आपको जो है 60 प्रश्न देखने को मिलते हैं, और वही पोर्शन हम जो है कवर करने वाले हैं। अगर मैं आपको बता दूं कि ये कौन से एग्ज़ाम में पूछे गए सवाल हैं, तो ये यूपी टेट के ही सवाल हैं जो आपको 2014 में आपको देखने को मिले थे उच्च प्राथमिक स्तर के एसएसटी के एग्ज़ाम में। तो आप सभी लोग जो है फटाफट चैनल से जुड़ जाइएगा, और कोई भी जो है इस वीडियो को स्किप मत करिएगा। इससे आपको आइडिया भी लग जाएगा और आपको कुछ सवाल भी पता चल जाएंगे जो प्रीवियस ईयर एग्ज़ाम में पूछे गए थे। बहुत टफ नहीं आते हैं सवाल, बस आपको थोड़ा सा जो है पढ़ने की ज़रूरत है, और इसके बाद आपका आसानी से यूपी टेट जो है क्लियर हो जाएगा। तो चलिए हम जो है सेशन को शुरू करेंगे। और सेशन को शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप सभी से कहना चाहूँगा कि अगर आप में से जो भी लोग अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, और ताकि जब भी वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिल जाया करे। 1-2 दिन क्लासेस नहीं हो पाई हमारी, क्योंकि जुकाम जो है काफ़ी तेज़ हो गया था, थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी, इसीलिए जो है हम अब तक क्लास नहीं ले पाए हैं। और आपको लगातार जो है सीडीपी और हिंदी की क्लासेस जो है प्रोवाइड करवाई जा रही हैं, आप उसको भी ज़रूर देखिएगा। उन सभी का आपको उन सभी के वीडियोस का लिंक जो है आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर इस क्लास की पीडीएफ आपको चाहिए तो आप जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक मिल जाएगा, टेलीग्राम चैनल आप ज्वाइन कर लीजिएगा। तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं और देर नहीं करेंगे। देखिए, पहला सवाल है, दीन इलाही की स्थापना किसने की थी? दीन इलाही एक धर्म था जो कि अकबर के द्वारा चलाया गया था। तो ये आपका सही हो जाएगा, कौन सा? सी विकल्प सही हो जाएगा। अकबर के द्वारा जो है दीन इलाही नामक एक नए धर्म की जो है स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। देखिए, दीन इलाही धर्म की स्थापना अकबर के द्वारा 1582 ईस्वी में की गई, और यह सभी धर्मों के अच्छे गुणों को मिश्रित स्वरूप है। दीन इलाही को तौहीद इलाही के नाम से भी जाना जाता था। अगला सवाल देखिए, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? तो भारत का नेपोलियन आप सभी लोग जानते हैं, चंद्रगुप्त मौर्य को नहीं कहा जाता है, समुद्रगुप्त को कहा जाता है। ठीक है, भारत का नेपोलियन जो है ये समुद्रगुप्त को कहा जाता है, याद रखिएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। गुप्त सम्राट समुद्रगुप्त 335 से 375 ईस्वी तक का इनका जो है टाइम पीरियड था, और इनके विजय अभियान को देखते हुए इतिहासकार विंसेंट डी स्मिथ ने इन्हें जो है भारत का नेपोलियन कहा है। अगला सवाल देखिए, त्रिपिटक। त्रिपिटक आप लोग जानते हैं, ठीक है, सुत्त पिटक, विनय पिटक और धम्म पिटक। तो ये जो है कौन से धर्म से संबंधित है ये आपसे पूछ रहा है। तो जब मैंने आप उससे कह दिया कि सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम्म पिटक, तो ये जो है किससे संबंधित है? ये जो है बौद्ध धर्म से संबंधित है, आप सभी लोग जानते हैं बौद्ध धर्म से संबंधित है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। तो बहुत ही आसान से सवाल हैं। यहाँ पर देखिए, सुत्त पिटक में क्या दिया गया है? तो बौद्ध धर्म के जो है सिद्धांत दिए गए हैं, और विनय पिटक में बौद्ध संघ के नियम दिए गए हैं, और अभिधम्म पिटक में जो है बौद्ध दर्शन दिया गया है। अगला सवाल देखिए, महाराजा धीराज की उपाधि धारण करने वाला प्रथम गुप्त शासक कौन था? ये आपको बताना है। महाराजा धीराज की उपाधि इन्होंने धारण की थी, ये आपको बताना है कौन से सम्राट हैं ये, या गुप्त का कौन सा शासक है? तो ये चंद्रगुप्त जो है प्रथम था। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम था, याद रखिएगा। यहाँ चंद्रगुप्त लिखा गया है लेकिन चंद्रगुप्त होगा। ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम जो है इन्होंने महाराजा धीराज की उपाधि जो है धारण की थी। देखिए, चंद्रगुप्त प्रथम गुप्त वंश का प्रथम स्वतंत्र शासक था, तथा इसी के द्वारा सर्वप्रथम महाराजा धीराज की पदवी धारण की गई थी। गुप्त संवत 319 से 320 ईस्वी की शुरुआत चंद्रगुप्त प्रथम ने की थी, और श्रीगुप्त गुप्त वंश का जो है संस्थापक था। अगला सवाल देखिए, हुमायूं नामा जो है किसने लिखा है? तो हुमायूं नामा किसने लिखा है? तो इनकी एक बहन थी हुमायूं की, उनका नाम था गुलबदन बेगम। उनका नाम था गुलबदन बेगम, उन्हीं के द्वारा हुमायूं नामा लिखा गया है। तो ये सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प? सी विकल्प जो है सही हो जाएगा। और आईने अकबरी जो है ये अबुल फजल के द्वारा लिखी गई है। ठीक है, और अकबरनामा जो है ये भी अबुल फजल के द्वारा ही लिखा गया है। तो ये भारत में परमाणु शक्ति का केंद्र कौन सा है? तो डिगबोई तो तेल वाला केंद्र है, तो ये गलत हो जाएगा। रानीगंज भी नहीं है, चंद्रपुर भी नहीं है, ये आपका कौन सा हो जाएगा? कलपक्कम हो जाएगा। ठीक है, कलपक्कम परमाणु ऊर्जा केंद्र जो है ये भारत में है, और भारत में कहाँ है? तो ये जो है तमिलनाडु में है, याद रखिएगा। ठीक है, इसकी स्थापना 1983 में की गई थी रूस के सहयोग से। इसकी बिजली उत्पादन क्षमता जो है 800 मेगावाट है। अगला सवाल देखिए, 97 नंबर का सवाल है। कहा जा रहा है, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को किस नाम से जानते हैं? पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य अधिकतम दूरी की स्थिति को जो है किस नाम से जानते हैं? तो देखिए, आपने उपसौर और अपसौर का नाम सुना होगा। ठीक है,
अपसौर, और उपसौर का नाम आपने सुना होगा। तो जब पृथ्वी जो है सूर्य से ज़्यादा दूरी पर रहती है तो उसको हम अपसौर कहते हैं, और जब सबसे कम दूरी पर रहती है तो उसको हम उपसौर कहते हैं। उपसौर कब होता है? तो 3 जनवरी के आसपास होता है, और अपसौर कब होता है? तो ये 4 जुलाई के आसपास होता है, याद रखिएगा। तो यहाँ पर कौन सा जवाब सही हो जाएगा? अपसौर में सबसे ज़्यादा जो है दूर रहती है पृथ्वी सूर्य से, तो बी विकल्प जो है सही हो जाएगा। पेरीहेलियन, एपीहेलियन इंग्लिश में कहते हैं, आप सभी लोग जानते होंगे। यहाँ पर फिगर भी दिया गया है। देखिए 4 जुलाई को सूर्य से अधिकतम दूरी पर पृथ्वी स्थित होती है, और यह घटना जो है अपसौर या एपीहेलियन के नाम से जानी जाती है। और 3 जनवरी को पृथ्वी सूर्य से जो है निकटतम दूरी पर स्थित होती है, और यह घटना जो है उपसौर या पेरीहेलियन के नाम से जानी जाती है। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित तिथियों में से किस पर ग्रीष्म अयनांत होता है? ग्रीष्म अयनांत जो है ये किस पर होता है, ये आपको बताना है। तो देखिए 22 दिसंबर तो होगा नहीं, सितंबर तो जो है सर्दी का टाइम रहता है लगभग, 21 मार्च और 21 जून। तो सबसे ज़्यादा जो ठंड गर्मी होती है ये आपका जून में ही होती है, मार्च में तो शुरुआत होती है लगभग, तो ये छोड़ दीजिए आप। तो डी विकल्प जो है सही हो जाएगा। थोड़ा सा दिमाग लगाते आप तो इस क्वेश्चन को बिना पढ़े भी सॉल्व कर सकते थे। देखिए 21 जून को सूर्य कर्क रेखा पर जो है लंबवत रहता है, और यहाँ पर जो है परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होता है तथा ग्रीष्म ऋतु में ग्रीष्म ऋतु होती है। यह घटना कर्क संक्रांति या ग्रीष्म अयनांत कहलाती है। 22 दिसंबर को सूर्य मकर रेखा पर होता है और लंबवत चमकता है। परिणाम स्वरूप उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होता है। अब देखिए जब उत्तरी गोलार्ध में सबसे छोटा दिन होगा तो दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ा दिन होगा, और जब दक्षिणी गोलार्ध में बड़ा दिन होगा तो उत्तरी गोलार्ध में छोटा दिन होगा, ये याद रखिएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित पर्वत प्रकारों में कौन सी जो है भ्रंशन द्वारा उत्पन्न है? भ्रंश का मतलब जो है ज़मीन नीचे बैठ जाती है, और जो है कुछ ज़मीन नीचे बैठ जाती है और बगल बगल में जो ऊंचे उठे हुए होते हैं उनको भ्रंशोत पर्वत कहते हैं, याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो 99 नंबर का जो सवाल है वो आपका हो जाएगा अवरोधी पर्वत, ठीक है, अवरोधी पर्वत। तो ये आपका जो है ब्लॉक पर्वत जो होते हैं भ्रंशन से उत्पन्न होते हैं, याद रखिएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए अवरोधी या पर्वत का निर्माण भ्रंशन के द्वारा होता है। इसका ढाल तीव्र तथा शिखर समतल होता है, जैसे ब्लैक फॉरेस्ट और साल्ट रेन जो है पाकिस्तान में है। अगला सवाल देखिए 100 नंबर का सवाल है, निम्नलिखित देशों में से किसमें मेयान ज्वालामुखी पर्वत स्थित है? मेयान ज्वालामुखी पर्वत कहाँ पर है ये आपको बताना है। तो ये जो है आपको फिलीपींस में देखने को मिलेगा। इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? एस्चुरी जो है ये क्या करता है? तो एस्चुरी जो है नदी बनाती है। एस्चुरी या जो है नुनाटक जो है ये भूमिगत जल की स्थिति है, या लटकती घाटी जो है हिमानी है, या यारडंग जो है ये पवन है। तो इसमें से कौन सा सही है? ये सुमेलित नहीं है, आपको बताना है, ठीक है, कौन सा सुमेलित नहीं है। तो अगर बात करें एस्चुरी जो है ये नदी के द्वारा निर्मित की जाती है, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। लटकती घाटी को जो है हिमानी कहा जाता है, और नुनाटक जो है ये हिमाच्छादन के बीच उठे जो है टीले होते हैं जो चारों तरफ से जो है बर्फ़ से या हिम से जो है घिरे रहते हैं। तो यहाँ पर देखिए यारडंग जो है ये पवन के द्वारा बनाई जाती है। तो यहाँ पर नुनाटक जो है ये हिमाच्छादन के जो है ऊंचे ऊंचे टीले होते हैं, ये भूमिगत जल नहीं होता। तो ये आपका गलत हो जाएगा, और गलत ही पूछा था, इसलिए सी विकल्प जो है ये सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 102 नंबर का सवाल है, बिजली चमक और मेघ गर्जन विशेषताएं हैं। तो ये विशेषताएं जो है कौन से मंडल की विशेषताएं हैं ये आपको बताना है। तो मौसम से संबंधित प्राकृतिक घटनाएं जो है कहाँ पर होती हैं? तो ये जो है क्षोभ मंडल में होती हैं। तो ये क्षोभ मंडल की ही विशेषताएं हैं, ए विकल्प इसका सही हो जाएगा। देखिए वायुमंडल में घटने वाली सभी प्रकार की घटनाएँ मेघ गर्जन आंधी वर्षा वायुमंडल के सबसे निचले परत में होती हैं, जिसका नाम है क्षोभ मंडल, और इस मंडल को अधोमंडल भी कहते हैं। समताप मंडल में वायुयान उड़ाने की सबसे आदर्श दशाएं जो है मौजूद होती हैं। अगला सवाल देखिए, कौन सी जो है शीत महासागरीय धारा है? देखिए महासागरीय धाराएं जो है दो प्रकार की होती हैं, एक तो गर्म महासागरीय जलधारा होती है और एक जो है शीत या ठंडी होती है, ठीक है। तो यहाँ पर आपसे क्या कह रहा है? तो ठंडी जलधारा पूछ रहा है। देखिए कि ब्राज़ील, वेनेजुएला, इसके अलावा गल्फ स्ट्रीम और क्यूरोशियो, ठीक है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा, तो यहाँ पर देखिए ब्राज़ील भी गर्म है, क्यूरोशियो भी गर्म है, गल्फ स्ट्रीम भी गर्म है, लेकिन जो वेनेजुएला धारा है, ठीक है, जो वेनेजुएला धारा है ये आपका ठंडी जलधारा है, याद रखिएगा। ये अटलांटिक महासागर की जो है जलधारा है, जो ठंडी जलधारा है। देखिए दक्षिण अटलांटिक में अफ्रीका के पश्चिम तट के सहारे उत्तर की ओर चलती है, और गल्फ स्ट्रीम तथा ब्राज़ील जलधारा जो है
ये जो है अटलांटिक महासागर की गर्म धाराएं हैं। अगला सवाल देखिए, आरटीआई या राइट टू इन्फॉर्मेशन या सूचना का अधिकार जो है अधिनियम कब पारित किया गया था? तो ये जो है जून 2005 में पारित किया गया था। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, सूचना का अधिकार 15 जून 2005 को संसद में पारित किया गया था और यह अधिनियम 12 अक्टूबर 2005 को देश में प्रभावी हुआ, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। अगला सवाल देखिए, भारत में दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव सबसे पहले जो है किसने पारित किया था? तो ये जो है जयप्रकाश नारायण। ठीक है, ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। भारत में सर्वप्रथम दल विहीन लोकतंत्र का प्रस्ताव लोकनायक जयप्रकाश नारायण द्वारा प्रस्तुत किया गया था और जयप्रकाश नारायण द्वारा भारत में इंदिरा गांधी के शासनकाल में 1975 में संपूर्ण क्रांति की शुरुआत की गई थी। दल विहीन लोकतंत्र का विचार सर्वप्रथम एम.एन. रॉय ने किया था, जिसे महात्मा गांधी ने आगे बढ़ाया और बिहार में विख्यात जेपी आंदोलन के द्वारा जयप्रकाश नारायण ने इस विचारधारा को और ठोस बनाया। अब देखिए, परीक्षा नियामक प्राधिकारी ने विकल्प ए को जो है जयप्रकाश नारायण को ही सही उत्तर माना है। देखिए कितना मिसटाइप करते हैं ये लोग, जयप्रकाश नारायण नहीं लिख सकते हैं, जयप्रकाश लिखे हैं। अगला सवाल देखिए, संविधान में मूल कर्तव्यों को किस समिति की अनुशंसा पर शामिल किया गया था? तो आपने नाम सुना होगा, जब मैंने आपको पढ़ाया है, तो ये है स्वर्ण सिंह समिति। ठीक है, स्वर्ण सिंह समिति, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर संविधान के 42वें संशोधन के द्वारा जो है 1976 में अनुच्छेद 51A के रूप में मौलिक कर्तव्य को शामिल किया गया था। भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य रूस के संविधान से ग्रहण किए गए हैं और वर्तमान में मूल कर्तव्यों की संख्या जो है 11 है। अगला सवाल अगर देखेंगे तो कह रहा है, वित्त आयोग के गठन का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से अनुच्छेद में है? तो वित्त आयोग कौन से अनुच्छेद में है दोस्तों? तो ये आपका अनुच्छेद 280 हो जाएगा। आप देखिए, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर थोड़े थोड़े सवाल जो है आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सभी से पूछे जा रहे हैं, तो आपको जो है ये सारी चीज़ें पढ़नी है और ज़रूर पढ़नी है। देखिए, NCERT भी आप पढ़ सकते हैं और जो है स्टेट बोर्ड की बुक आप पढ़ सकते हैं, तो उससे भी आपका जो है काफ़ी ज़्यादा सिलेबस कवर हो जाएगा। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है और वित्त आयोग का मुख्य कार्य राज्य तथा केंद्र की सरकारों के बीच जो है वित्त का आवंटन करना है। अगला सवाल देखिए, संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई निम्न में से कितने न्यायाधीश करते हैं? संवैधानिक प्रश्नों की सुनवाई कितने न्यायाधीश करते हैं? तो ये 5 न्यायाधीश करते हैं। याद रखिएगा, 5 जजों की जो है बेंच करती है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लोक अदालत द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई कब की गई थी? लोक अदालत के द्वारा पहली बार मुकदमों की सुनवाई जो है कब की गई थी? तो ये की गई थी कब? तो ये 1982 में जो है गुजरात में लोक अदालत जो है लगाई गई थी और तब से लेकर जो है 1999 ईस्वी तक देश के विभिन्न भागों में 40,000 से अधिक लोक अदालत जो है लगाई गई। और लोक अदालत की स्थापना का विचार सर्वप्रथम भारत को पूर्व मुख्य न्यायाधीश जो है PN भगवती के द्वारा दिया गया था और आयोग ने इसको जो है इसका सही उत्तर जो है 1985 माना है, 6 अक्टूबर 1985 को, याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए, संविधान सभा किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? संविधान सभा जो है ये किसके अंतर्गत स्थापित की गई थी? तो कैबिनेट मिशन का आपने नाम सुना होगा, जो मार्च 1946 में आया था। ठीक है, मार्च 1946 में आया था, ये उसी के तहत जो है स्थापित की गई थी। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, मार्च 1946 में कैबिनेट मिशन भारत आया, जिसका मुख्य कार्य भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के उपाय सुझाना था। इसी मिशन की सिफारिश पर जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया और संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1946 को आयोजित की गई थी, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा के द्वारा की गई थी। अगला सवाल देखिए, दक्षेस के किस देश में संविधान निर्मात्री सभा का हाल में चुनाव हुआ? देखिए, 2014 की बात है। दक्षेस के किस देश में जो है संविधान निर्मात्री सभा का हाल ही में चुनाव हुआ है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब जो हो जाएगा ये आपका हो जाएगा नेपाल में 2013 में जो है संविधान सभा का जो है चुनाव हुआ था। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, दक्षेस, जिसको हम दक्षिण एशियाई देशों का क्षेत्रीय संगठन बोलते हैं, इसका एक सदस्य देश है नेपाल। इसमें नवंबर 2013 को संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के चुनाव संपन्न कराए गए। वर्तमान में दक्षेस में 8 सदस्य हैं। अगला सवाल देखिए, पंडित सारंग देव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है? पंडित सारंग देव के द्वारा रचित ग्रंथ का नाम क्या है, ये आपको बताना है। तो इनका नाम है, ये जो ग्रंथ लिखे हैं इन्होंने, उनका नाम है संगीत रत्नाकर। ठीक है, संगीत रत्नाकर के रचयिता हैं ये, याद रखिएगा। तो इसका डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा।
अगला सवाल देखिए दोस्तों, भारत में सांगीतिक विकास के क्रम में किस काल को स्वर्ण युग कहा जाता है। मतलब संगीत का विकास जो है इसके क्रम में जो है कौन से काल को जो है स्वर्ण युग कहा जाता है, ये आपको बताना है। तो ये मध्यकाल को कहा जाता है, याद रखिएगा मध्यकाल को। ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। मध्यकाल को भारतीय संगीत का स्वर्णकाल कहा जाता है क्योंकि इस काल में शासकों द्वारा प्रसिद्ध संगीत विद्वानों को परिचय दिया गया, जिसके द्वारा संगीत के क्षेत्र में अभूतपूर्व खोज हुई थी तथा संगीत की कई नवीन शैलियों का भी विकास हुआ था। क्रमिक पुस्तक मालिका किसने लिखी है। क्रमिक पुस्तक जो है नालिका जो है किसने लिखी है, ये आपको बताना है। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये आपका हो जाएगा पंडित विष्णु नारायण भातखंडे। पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, ये आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर शॉर्टकट में दिया गया है पंडित वीना भातखंडे, तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, क्रमिक पुस्तक मालिका हिंदुस्तानी संगीत के पुनरुद्धारक पंडित विष्णु नारायण भातखंडे के द्वारा लिखी गई है और पंडित भातखंडे की अन्य रचनाएँ जो है लक्ष्य संगीतम, अभिनव राग मंजरी और लक्ष्य संगीतम 1910 में चतुर पंडित के उपनाम से प्रकाशित हुई और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे की स्मृति में लखनऊ में भातखंडे संगीत विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। अगला सवाल देखिए, इनमें से एक संधि प्रकाश राग है। इसमें से एक संधि जो है प्रकाश राग है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा, तो ये आपका जो है भैरवी जो है एक संधि प्रकाश या उषा काल में गाया जाने वाला जो है एक गीत है। क्या नाम है इसका, भैरवी। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ठीक है, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, इनमें से एक संगीतमय माना जाता है। संगीतमय कौन सा वेद है इसमें से, तो आपका कौन सा वेद हो जाएगा, सामवेद हो जाएगा। ठीक है, सामवेद हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, सामवेद को भारतीय संगीत का प्रारंभिक स्रोत माना जाता है और इसमें संगीत की विभिन्न विधियों और पक्षों का उल्लेख किया गया है। अगला सवाल देखिए, अल्फांसो एक प्रचलित किस्म है, किसकी है, तो अल्फांसो जो है ये आम की है, याद रखिएगा। किसकी है, तो ये आम की है। इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अल्फांसो आम की प्रचलित प्रजाति है और इस प्रजाति के आमों का निर्यात यूरोपीय देशों में होता है। अगला सवाल देखिए, 118 नंबर का सवाल है कि पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि अपनाई जाती है। पहाड़ी क्षेत्रों में बाग लगाने की कौन सी विधि जो है अपनाई जाती है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा कंटूर विधि। ठीक है, कंटूर विधि हो जाएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, कंटूर विधि सीढ़ीनुमा खेती की तरह होती है जो पहाड़ी ढालों पर बनाई जाती है तथा इस विधि द्वारा पहाड़ों पर खेतों में बाग लगाए जाते हैं, जिसमें समोच्च खेती कहा जाता है। देखिए, अगला सवाल कहा जा रहा है कि जेली बनाने के लिए अति आवश्यक है। जेली बनाने के लिए अति आवश्यक क्या है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि पेक्टिन है। ठीक है, पेक्टिन है। अब ये पेक्टिन क्या है ये समझ में नहीं आ रहा है, देखते हैं। ठीक है, अभी एक्सप्लेनेशन में जो है लिखा होगा कि पेक्टिन पादपों की कोशिका भित्ति से निर्मित एक चिपचिपा पदार्थ होता है जिसका प्रयोग जैम और जेली बनाने में किया जाता है। अगला सवाल देखिए, आम की कौन सी किस्म जो है बहुभ्रूणीय है। आम की कौन सी किस्म जो है बहुभ्रूणीय है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा चंद्रकली। ठीक है, चंद्रकली, सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ये देखिए, ये मुख्यतः जो है केरल में उगाया जाता है। अगला सवाल देखिए, गार्डन रेक का उपयोग किया जाता है। गार्डन रेक का उपयोग जो है किया जाता है, तो गार्डन रेक एक मशीनी संयंत्र होता है जिसकी सहायता से खरपतवार को एक जगह जो है एकत्रित किया जाता है। तो सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा, खरपतवार एकत्रीकरण हेतु। अगला सवाल देखिए, गार्डन रेक जो है ये तो हमने देख लिया। अगला सवाल देखिए, अचल संधि पाई जाती है। अचल संधि जो है ये कहाँ पाई जाती है, कोहनी में या कलाई में या कपाल में या घुटने में। देखिए, अचल संधि जो है अब कोहनी में तो चलती रहती है, कलाई भी चलती है, घुटना भी चलता है, लेकिन कपाल नहीं चलता, तो कपाल में पाई जाती है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, अचल संधि कपाल या सिर की हड्डियों में पाया जाता है। घुटने तथा कोहली हिंज संधि यहाँ पर पाई जाती है। जल का रासायनिक सूत्र बहुत ही आसान सा सवाल है, H2O हो जाएगा। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, जल का रासायनिक सूत्र जो है H2O होता है जिसमें हाइड्रोजन के परमाणु के 2 अणु तथा ऑक्सीजन परमाणु के जो है 2 अणु संयुग्मित होते हैं, 1 अणु जो है संयुग्मित होते हैं। अगला सवाल देखिए, रक्त की शुद्धि किस अंग में होती है। रक्त की शुद्धि जो है कौन से अंग में होती है, तो ये आपका किडनी में होती है, जिसको हम गुर्दा कहते हैं। ठीक है, किडनी में होती है, जिसको हम गुर्दा कहते हैं। तो ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, लार ग्रंथियों द्वारा कौन सा पाचक रस जो है प्रभावित होता है। प्रभावित कह रहा हूँ, स्रावित होता है, मतलब जो है रिलीज होता है। लार ग्रंथियों के द्वारा जो है कौन सा जो है पाचक रस जो है स्रावित होता है। इसका सही जवाब हो जाएगा आपका
टाइलिन, ठीक है, टाइलिन हो जाएगा। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए लाल ग्रंथियों द्वारा टाइलिन नामक पाचक रस जो है एंजाइम जो है स्रावित किया जाता है, जो भोजन को पचाता है या भोजन में उपस्थित 30% जो है माल्टोज को शर्करा में बदल देता है। अगला सवाल देखिए, किस प्रकार के वस्त्रों में अरारोट का कलफ जो है लगाया जाता है? कौन से वस्त्रों में जो है अरारोट का कलफ लगाया जाता है, ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब कौन सा हो जाएगा? इसका सही जवाब आपका हो जाएगा सूती वस्त्रों में, ठीक है, सूती वस्त्रों में। तो ये आपका जो है बी विकल्प सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 127 नंबर का सवाल है, निम्न में से किस प्रकार का मृदा जल पौधों द्वारा ग्रहण किया जाता है? तो कौन सा जल होता है? तो ये जो है केसी का जल होता है, इसे ही पौधे जो है ग्रहण करते हैं। तो इसका कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों? इसका विकल्प जो है ये आपका कौन सा सही हो जाएगा? तो इसका विकल्प जो है आपका 1 मिनट, बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कौन सा विकल्प सही हो जाएगा दोस्तों? बी विकल्प जो है हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए 128 नंबर का है, दूध में सर्वाधिक वसा जो है उत्पादन वाली भैंस की नस्ल कौन सी है? तो ये आपकी जो है भदावरी है, ठीक है, भदावरी है। ये सवाल पता नहीं कैसे कैसे उस टाइम पे पूछ लिए गए थे। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए गुल्ली डंडा फेलेरिस माइनर किस फसल का प्रमुख खरपतवार है? ठीक है, खरपतवार है कौन सी फसल का? गुल्ली डंडा, या जिसको हम फाइलरिस माइनर कहते हैं। तो ये आपका जो है गेहूं का है, याद रखिएगा गेहूं का। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। ग्रामीण क्षेत्रों में इसको जो है गेहूं के मामा के नाम से भी जाना जाता है, आप सभी लोग जानते होंगे। बहुत सारा होता है, मेरे खेतों में भी बहुत ज़्यादा होता है। देखिए भंडारण के समय बीज में नमी प्रतिशत कितना होना चाहिए? जब भंडार किया जा रहा है कोई बीज तो उसमें नमी कितनी होनी चाहिए? तो ये आपका हो जाएगा कौन सा? लगभग 8 से 10% तक की नमी उसमें होनी चाहिए। ये विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए निम्न में से कौन भूक्षरण का कारक नहीं है, ये आपको बताना है। तो भूक्षरण का कारक जो है ये जो है ढाल के विपरीत जुताई नहीं है, ठीक है, ढाल के विपरीत जो है जुताई नहीं है, याद रखिएगा। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इंद्रधनुष में नीले रंग के बाद कौन सा रंग आता है? नीले रंग के बाद जो है कौन सा रंग आता है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा हरा रंग, ठीक है, नीले रंग के बाद जो है हरा रंग आता है। इंद्रधनुष का अगर आपको पैटर्न याद रखना है तो VIVGYOR इस तरह से आप लोग याद रख सकते हैं, विजोर के नाम से ये रंगों का क्रम है, ठीक है। तो नीले रंग के बाद जो है कौन सा रंग आता है? तो देखिए ब्लू के बाद जो है ग्रीन आता है, ठीक है, ग्रीन आता है। तो ये आपका सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल कह रहा है रस्किन के अनुसार जो है कला क्या है? रस्किन बॉन्ड का नाम आपने सुना होगा, ये लेखक और कहानीकार है। उनके अनुसार जो है कला जो है जीवन है, ठीक है, कला जो है जीवन है। तो ये आपका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। राज्य ललित कला अकादमी जो है कहाँ पर है, या राज्य ललित कला अकेडमी जो है कहाँ पर है? तो ये आपका लखनऊ में है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण किस मुगल शासक के काल में हुआ था? बाज पक्षी नामक चित्र का चित्रण जो है ये कौन से शासक के शासनकाल में हुआ था? तो ये जहांगीर के शासनकाल में हुआ था। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, प्राथमिक रंग कितने होते हैं? तो प्राथमिक रंग कितने होते हैं आप सभी लोग जानते हैं कि प्राथमिक रंग जो है 3 होते हैं, लाल, हरा एवं नीला, ठीक है, लाल, हरा और नीला होता है। तो बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, पेनाल्टी स्ट्रोक किस खेल से संबंधित है? पेनाल्टी स्ट्रोक जो है ये किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है हॉकी से संबंधित है। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, टेक ऑफ बोर्ड किस स्पर्धा से संबंधित है? टेक ऑफ बोर्ड जो है ये कौन से स्पर्धा से? तो ये ऊंची कूद या लंबी कूद या जेवलिन या शॉर्ट पुट? तो ये जो है लंबी कूद से संबंधित है, याद रखिएगा लंबी कूद से। तो इसका बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, बोनस लाइन किस खेल से संबंधित है? तो बोनस लाइन का संबंध जो है ये कबड्डी से है। तो याद रखिएगा बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, फुटबॉल टीम में जो है खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है? फुटबॉल टीम में खिलाड़ियों की संख्या कितनी होती है ये आपको बताना है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा 11, ठीक है, 11 खिलाड़ी होते हैं। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। लाबी किस खेल से संबंधित है? लाबी जो है किस खेल से संबंधित है? तो ये जो है खो खो खेल से संबंधित है, याद रखिएगा खो खो से। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। देखिए, सामाजिक अध्ययन शिक्षण का मुख्य उद्देश्य छात्रों में निम्नलिखित भावना का विकास करना है। तो किसकी भावना का विकास करता है? कौन सी भावना का? तो राष्ट्रीयता भावना का जो है विकास करना है। यही आपका सही हो जाएगा, ठीक है। सामाजिक अध्ययन के शिक्षण का मुख्य उद्देश्य जो है छात्रों में राष्ट्रीयता की भावना का जो है विकास करना है। ए विकल्प जो है सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक ऐसा विषय है जो सामाजिक अध्ययन को विषय वस्तु प्रदान नहीं करता है? तो ये कौन सा विषय है ये आपको बताना है।
नागरिक शास्त्र, इतिहास, भूगोल या रसायन शास्त्र। तो अभी आप सभी लोग जानते हैं कि सामाजिक अध्ययन में जो है रसायन शास्त्र नहीं आता है। डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। इसमें जो है इतिहास, भूगोल, नागरिक शास्त्र और अर्थशास्त्र शामिल है, लेकिन रसायन शास्त्र जो है इसका भाग नहीं है। अगला सवाल देखिए, सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक पर्यावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। अब ये जो है किसने कहा था ये आपको बताना है। तो एनसीईआरटी परिषद के अनुसार जो है सामाजिक अध्ययन लोगों तथा सामाजिक एवं भौतिक वातावरण के प्रति उनकी पारस्परिक क्रिया से संबंधित है। तो ये किसने कहा है, तो ये राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और जो है प्रशिक्षण परिषद ने ही कहा है। बी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, सामाजिक अध्ययन के अंतर्गत भूगोल शिक्षण हेतु सर्वाधिक उपयोगी शिक्षण सहायक सामग्री कौन सी है। मानचित्र, समय रेखा, फ्लैश कार्ड या बैरोमीटर। तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा ये कौन सा हो जाएगा, सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट होगा वो आपका मानचित्र हो जाएगा, मैप हो जाएगा भूगोल को पढ़ाने के लिए। तो इसका ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन तथा लेखा जोखा है। इतिहास हमारे संपूर्ण भूतकाल का वैज्ञानिक अध्ययन और लेखा जोखा है, यह कथन किसका है। तो ये जो है प्रोफेसर घाटे ने कहा था, याद रखिएगा सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, खजुराहो मंदिर का निर्मित करवाया था, किसके द्वारा करवाया गया था। तो ये चंदेल वंश के शासकों के द्वारा करवाया गया था, याद रखिएगा डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, एक कनिष्क दरबारी चिकित्सक कौन था। कनिष्क जो है दरबारी चिकित्सक का नाम क्या था, तो इनका नाम था जो है चरक, याद रखिएगा इनका नाम था चरक। सी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। कुषाण शासक कनिष्क को कुषाण वंश का वास्तविक संस्थापक माना जाता है और इसके दरबार में प्रसिद्ध चिकित्सक चरक रहते थे। चरक ने चरक संहिता नामक आयुर्वेद ग्रंथ की रचना की है और रसघोष जो है कनिष्क का राजकवि था। अगला सवाल देखिए, निम्नलिखित में से किसे शाहजहां द्वारा निर्मित नहीं कराया गया था। तो शाहजहां के द्वारा जो है बुलंद दरवाज़ा निर्मित नहीं करवाया गया, याद रखिएगा डी विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। बाकी ताजमहल, दिल्ली का लाल किला और जामा मस्जिद इन्हीं के द्वारा जो है निर्माण करवाई गई थी। अगला सवाल देखिए, अगला सवाल कह रहा है गांधी जी ने असहयोग आंदोलन जो है कब शुरू किया था। तो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था दोस्तों, तो आप सभी लोग जानते हैं 1920 से लेकर 22 तक असहयोग आंदोलन चला था। ए विकल्प जो है ये हमारा सही हो जाएगा। जब चौरा चौरी कांड हो गया था तो इन्होंने जो है आंदोलन को वापस ले लिया था, तो इसका ये विकल्प सही हो जाएगा। तो अभी हमने जो है 60 सवाल देख लिए हैं सामाजिक अध्ययन के पार्ट के। उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आपने वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर नहीं किया है दोस्तों तो लाइक कर दीजिएगा। कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।